हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, अर्थात भारत में विपणन व्यवहार। इस मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया में हम आज नया दूसरा टॉपिक लाए हैं। दो टॉपिक चलेगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। ठीक ना, कि मार्केटिंग मिक्स होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और आप लोग से कहा गया था कि वीडियो को बाबू आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। देख रहे हैं बहुत कम रिस्पांस जा रहा है, मनोबल थोड़ा सा टूट जा रहा है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। विपणन मिश्रण में ध्यान दीजिएगा, विपणन मिश्रण में चार बातें मुख्य होती हैं। उन चारों चीज को मिलाकर मार्केटिंग मिक्स तैयार होता है। यह चार जो हमारे तत्व दिए गए हैं, इस चार तत्व को हम 4P का कहते हैं। क्या कहते हैं? 4P कहते हैं। यह 4P होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस 4P का हम डायग्राम एक सर्किल के माध्यम से हम बनाते हैं। ठीक है, यह हमारा सर्किल कुछ इस टाइप का होगा मार्केटिंग मिक्स का। पहला जो इसमें होता है उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये हमारा फर्स्ट पी हो गया। ठीक, दूसरा हमारा होता है कीमत। ध्यान दीजिएगा, मतलब प्राइस। प्राइस का मतलब एक सेकंड पी हो गया। और तीसरा हमारा होता है संवर्धन। संवर्धन मतलब प्रमोशन, नेक्स्ट पी हो गया। और लास्ट में हमारा जो दिया गया है भौतिक वितरण प्रणाली, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भौतिक वितरण प्रणाली, भौतिक वितरण प्रणाली मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये नेक्स्ट पी हो गया। इन चारों चीजों को मिलाकर, मतलब इस 4P को मिलाकर, ये 4P का एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? फिलिप कोटलर ने दिया था। ठीक है, इन चारों P को मिलाकर क्या कहा जाता है? विक्रय मिश्रण या विपणन मिश्रण कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है हमारा, तो प्रोडक्ट का बनने के बाद से उसकी प्राइस निर्धारित होती है। समझिएगा कि फर्स्ट हमारा जो P है, इसके बाद सेकंड P शुरू होता है, उसके बाद थर्ड P, उसके बाद फोर्थ। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद उसकी प्राइस फिक्स की जाती है। और जब प्राइस फिक्स हो जाता है तो उसका संवर्धन किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है कि इसको कुछ अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, कैसे रैपर में पैक किया जाए, और किस तरह से मतलब इसको ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का जरिया बनाया जाए। और जब यह भी कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। मतलब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किनको देंगे, वो किनको देंगे, वो किनको देंगे, और लास्ट में कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचेगा। इन सभी चीजों को मिलाकर फिर ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। तो ये हमारा फर्स्ट P से सेकंड P की ओर प्रोसेस है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ के बाद से फिर बैक हो जाता है, और लास्ट में कंज्यूमर के पास पड़ जाता है। इसको यदि कुछ अर्थों में हम लिखना चाहें कि विपणन मिश्रण हमारा होता क्या है, तो विपणन मिश्रण एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी सिस्टम है, अर्थात व्यवसाय की एक ऐसी प्रणाली है जो इस बात को केंद्रित करती है
कि किसी वस्तु का हम उत्पादन कैसे किए करें, उसका मूल्य कैसे निर्धारित करें, उसकी पैकिंग कैसे करें और कस्टमर तक हम कैसे पहुंचाएं। इस सारी प्रोसेसों को मिलाकर क्या कहा जाता है? विपणन मिश्रण कहा है। अब प्रश्न है कि विपणन मिश्रण के इसमें जो तत्व दिया गया है, अभी मैंने बताया कि 4P से मिलकर बनता है। वो 4P क्या क्या है? मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट P हो गया, ये हमारा सेकंड P हो गया, और ये हमारा थर्ड P हो गया, और ये हमारा 4P। ध्यान दीजिएगा, ये फिलिप कोटलर ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था। इसको हम कहते हैं उत्पाद, जैसे कि अभी मैंने ऊपर लिखा, और जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोडक्ट। दूसरे P का मतलब होता है कीमत, कीमत मतलब होता है इसका प्राइस। तीसरा का होता है संवर्धन, मतलब प्रमोशन। और चौथा होता है कि भौतिक वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो समाहित होते हैं, जो हमारे विपणन मिश्रण को तैयार करते हैं। अब बारी आती है पहले उत्पाद के बारे में। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद का मतलब होता है कि किसी व्यवसाय, किसी फर्म, किसी उद्योग या कोई भी संस्था का जो मेन जो प्रोडक्ट होता है, जिसके लिए वो संस्था स्थापित की गई है, बनाई गई है, निर्माण की गई, वो हमारा, और उस चीज को जब वो बनाती है तो उत्पाद कहा जाता है। यह उत्पाद बनाने से पहले वो प्लानिंग करती है कि कैसे हम बनाएं, किस प्रकार से बनाएं, किस तरीके से बनाएं। तो इस उत्पाद में किस किस बात का निर्णय लिया जाता है, कि डिसीजन लिया जाता है। तो फर्स्ट डिसीजन इसमें आपका आता है उत्पाद का गुण। उत्पाद का गुण, उत्पाद का गुण का मतलब है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए, एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक कोई भी वस्तु है, वो कई डिफरेंट टाइपों के, सेम आकार प्रकार रूप रंग का दिखेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर रहेगा। तो वहां पे क्वालिटी निर्धारित की जाती है कि उस उत्पाद में क्या गुण होने चाहिए। उत्पाद को तैयार करते समय उसमें कौन सी मुख्य बातें हैं? उत्पाद का गुण। दूसरी बात यह निर्भर करती है कि उत्पाद की डिजाइन क्या होगी। उत्पाद की डिजाइन, उत्पाद की डिजाइन का मतलब है कि जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस आकार प्रकार का बनेगा। देखे होंगे कि एक ही प्रोडक्ट जब एक बार बन जाता है तो दूसरी बार जब आता है तो कुछ उसके डिजाइन में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि सेम रहेगा तो थोड़ा सा पुरानापन महसूस होता है। और वही चीज़ थोड़ी सी, जैसे बिस्किट है ना, कोई भी चीज़ है, देखते होंगे कि उसके डिजाइन चेंज हो जाते हैं ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है। अगला है उत्पाद की मात्रा। उत्पाद की मात्रा, उत्पाद की मात्रा का मतलब है प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, कितनी आवश्यकता है, जितनी डिमांड हो उसी के अनुरूप बनाना चाहिए। और जब बन जाता है तो इसके बाद से प्रक्रिया शुरू होती है पैकिंग की, कि पैकिंग भी काफ़ी इफेक्टेड होता है, क्योंकि पैकिंग यदि अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टेड होगा, सेफ होगा, इंसेप्टिस के अनुसार होगा, तो समझिए कि उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा। और यदि पैकिंग अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो कस्टमर उस कस्टमर का ध्यान है समझिए नहीं जाएगा। अगली बात आती है ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंज्यूमर जब होता है, किसी वस्तु को जब खरीदता है, भले सारी क्वालिटियां अच्छी, लेकिन जब उस पर ब्रांड नहीं है, मतलब किसी बड़ी कंपनी नहीं है, जिसका नामी कंपनी जिसको कहा जाता है, नामी कंपनी नहीं है, उसका अपना एक पहचान नहीं, तो कितना भी अच्छी क्वालिटी को हो जल्दी बिकेगा नहीं, उसको बेचवाने में बहुत समय लगेगा। तो ब्रांड का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उसका अपना एक पहचान, एक लोगो, एक सिंबल दिया जाता है जिसके नाम से वो प्रसिद्ध होता है। अगला है उत्पाद की जांच। उत्पाद की जांच मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना लेते हैं तो उसकी एक बार जांच भी होती है, वेरिफिकेशंस भी होती है। जैसे फूड वगैरह है,
तो देखे होंगे कि फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा मतलब प्रमाणित होता है। जितनी भी वस्तुएं होती है गवर्नमेंट की किसी उस अथॉरिटी के द्वारा प्रमाणित होता है कि हाँ कि इसका एक्सपायरी डेट इतने समय तक चलेगा, ये प्रमाणित है, ये कंज्यूमर के उपभोग में आने वाली वस्तु है, इससे कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है। तो इस तरह की जांचें हुई। अगला है आश्वासन व विक्रय पश्चात सेवाएं। आश्वासन व विक्रय पश्चात सेवाएं, विक्रय पश्चात सेवाएं। इसका मतलब है कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो यह आश्वासन दिया जाता है कि आप इसको क्रय करिए, आपको ये फायदे होंगे। यहाँ तक कि उसको क्रय करने के लिए बहुत सारी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो था हमारे उत्पाद, मतलब जो विपणन मिश्रण के जो 4P है उसमें फर्स्ट P है उत्पाद, और उत्पाद को तैयार करते समय इतनी बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा चलता है प्राइस, कीमत। जब कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि उसकी कीमत क्या निर्धारित किया जाए, क्योंकि कीमत को निर्धारित करना समझिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मान लीजिए कि जितने में बनाएगा उतना तो मूल्य निर्धारित नहीं करेगा, उसमें कुछ अपना भी मार्जिन देखेगा, होलसेलर का मार्जिन, रिटेलर का मार्जिन, उसके बाद कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तो यह डिसीजन लेना काफी जरूरी है। तो इस कीमत के प्राइस का डिसीजन लेने के लिए किन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि उत्पाद की मांग, उत्पाद की मांग। किसी भी वस्तु की कीमत उसकी डिमांड के आधार पर निर्धारित की जाती है। देखे होंगे कि किसी की डिमांड ज्यादा रहती है तो जो मैन्युफैक्चर रहता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसी दशा में वो कम मार्जिन पर भी अधिक से अधिक सेल करना चाहेगा, क्योंकि मार्केट में तो और भी कंपनियां हैं। जब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं तो उसका कंपटीशन भी है। तो ऐसी दशा में वो कम मार्जिन पर भी वो उसका एक प्राइस निर्धारित करेगा कि अधिक से अधिक मेरे यहाँ से प्रोडक्ट निकले। तो उत्पाद की डिमांड भी उसकी प्राइस निर्धारित करने की रहती है। दूसरा है उत्पाद की लागत। उत्पाद की लागत, उत्पाद की लागत भी कीमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका देती है, क्योंकि जिस हिसाब से कास्ट होगी उसी हिसाब से उसकी कीमत भी निर्धारित की जाएगी। उसके बाद से है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा माने होता है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है कि कीमत को निर्धारित करते समय, मूल्य को निर्धारित करते समय, प्राइस लगाते समय यह ध्यान दिया जाता है कि सेम प्रोडक्ट अन्य भी कंपनियां मार्केट में निकाल रही हैं और हम भी निकाल रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत को ध्यान को रखते हुए तब मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्योंकि उससे हम विपरीत जाएंगे नहीं, उससे अधिक रखेंगे तो हमारा माल नहीं बिकेगा, उससे कम रखेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए प्राइस निर्धारित किया जाता है। और लास्ट है इसमें सरकारी नियमन। सरकारी नियमन, सरकारी नियमन का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है प्राइस को रखते समय उसको भी फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जब भी प्राइस रखते हैं तो देखते होंगे उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उस प्राइस में क्या टैक्स इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा, कि एक्स्ट्रा उसके बाद से लिया जाएगा। मैक्सिमम प्राइस जो रखी जाती है उसमें क्या होता है, टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी, रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह है उसको भी फॉलो करना, प्राइस को रखते समय ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात है संवर्धन, प्रमोशन। जब कीमत निर्धारित हो जाती है तो यहाँ प्रमोशन की बात आती है, संवर्धन की बात आती है। संवर्धन कैसे निर्धारित किया जाता है, माने प्रमोशन कैसे किया जाता है। तब प्रमोशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो सबसे फर्स्ट बात आती है कि विज्ञापन के माध्यम। पहला है विज्ञापन के माध्यम। प्रमोशन माने समझ रहे हैं, या संवर्धन माने? संवर्धन माने होता है कि उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक उसको पहुंचाना, बताना
कि लोग जाने, जागरूक हों उस चीज़ को खरीदने के लिए, आखिर है वो क्या चीज़। तो सबसे पहला इसका बात है कि विज्ञापन का माध्यम, प्रमोशन करने के लिए देखते होंगे फिल्म वगैरह में या बहुत सारी वस्तुएं लॉन्च वगैरह होती है तो उसका प्रमोशन किया जाता है, लोगों को बताया जाता है इसमें ये गुण है, ये क्वालिटी है, ये चीज़ें हैं, इससे ये फायदे हैं, ये हो जाएगा, तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले उस प्रमोशन करने का माध्यम जब खोजना चाहिए कि हमारा एडवर्टाइजिंग का जो माध्यम क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि किससे लोगों तक ज़्यादा संदेश पहुंचेगा। दूसरी बात आती है उसकी विशेष सामग्री। सेकंड बात आती है विशेष सामग्री। विशेष सामग्री का मतलब है प्रमोशन करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि उसकी विशेष सामग्री क्या है, विषय वस्तु क्या है, किस मुद्दे पर इस वस्तु को बनाया गया है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट्स हो गए, ठीक ना, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तमाम मतलब हर एक चीज़ों की जानकारी दी जाती है, अर्थात ये किन किन को चीज़ों को मिलाकर मिश्रण से ये चीज़ बना हुआ है, ये सारी बातें प्रमोशन के दौरान स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है विज्ञापन कार्यक्रम पर व्यय। विज्ञापन कार्यक्रम पर व्यय। कार्यक्रम पर व्यय। विज्ञापन कार्यक्रम पर व्यय का मतलब होता है कि संवर्धन करते समय, प्रमोशन करते समय उसकी जो एडवर्टाइजिंग का जो रूपरेखा तैयार की जाती है तो उसके एक्सपेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इस प्राइस में वो सारे एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड रहते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी में लगी या थोड़ा सा मार्जिन रखे उसका हो गया, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो इंक्लूड रहते हैं, अर्थात जितना हम प्राइस रखे हैं और प्राइस में हम जितना और भी एक्सपेंस कर सकते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग भी इंक्लूड है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि विज्ञापन उतना ही होना चाहिए जो इसकी प्राइस को इफेक्ट करे, ऐसा नहीं कि इससे बाहर हो जाए। तो विज्ञापन कार्यक्रम पर जो व्यय है संवर्धन करते समय ध्यान देना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट में है भौतिक वितरण प्रणाली, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या होता है कि जब हम प्रमोशन कर देंगे, मार्केट में लोगों तक पहुंचा देंगे संदेश कि हमने इस चीज़ को लॉन्च किया है, हमने इस चीज़ को बनाया है, आप इसको खरीदिए, जागरूक, देखे होंगे टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं। तो उस एड से क्या होता है, लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि ये चीज़ हमने बनाई है, इसका ये इफेक्ट है। अब प्रश्न है कि जब वहाँ पे जागरूक लोग हो जाएंगे तब इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा, अर्थात जो मैन्युफैक्चरर्स होगा वो होलसेलर के पास पहुँचाएगा, वो रिटेलर के पास पहुँचाएगा, दुकान में रखेगा, क्योंकि लोग तो जान ही चुके हैं, अब जिसकी आवश्यकता होगी उस चीज़ को वो खरीदेगा। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का अर्थ। अब वो कैसे खरीदेगा, ऑर्डर दे के भी खरीद सकता है फ़ोन करके, या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी खरीद सकता है, खुद जाकर भी खरीद सकता है, किसी से माल मंगवा कर भी खरीद सकता है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो इसी को कहा जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व। नेक्स्ट टॉपिक इसी में का क्या है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व, अर्थात मार्केटिंग मिक्स को इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपको बता दें। विपणन मिश्रण के प्रभावित करने वाले दो मुख्य घटक, एक है बाजार तत्व और दूसरा है विपणन संबंधी तत्व। ये दो तत्व, पहला है बाजार तत्व और दूसरा है हमारा क्या है, विपणन संबंधी तत्व। विपणन संबंधी तत्व। अब बारी आती है कि बाजार तत्व क्या है।
बाजार तत्व का मतलब है कि वे फैक्टर्स जो बाजार को प्रभावित करते हैं, तो उसे बाजार तत्व कहा जाता है। इसमें कौन कौन से मुख्य बातें आती हैं, कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं जो पूरे बाजार को इफेक्ट करते हैं विपणन मिश्रण में। सबसे पहले है उपभोक्ता का व्यवहार। पहला है उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार का मतलब है कि जो भी हम सामान बनाते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं, दुकानों तक पहुंच गया, तो ऐसी दशा में जो हमारा उपभोक्ता कंज्यूमर हम आप, तो हमारा व्यवहार सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। जिस दुकान से हम सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, चाहे हम उसको बताकर उस वस्तु को खरीदें या दुकानदार हमें बताकर, अर्थात एक दूसरे पर मतलब विश्वास यदि बनाकर दूसरे मैंने किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, अगला कहा कि ये सब ले जाइए, बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत नया आया है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, टेस्ट बहुत बेहतर है, तो ये उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। ये बाजार को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। व्यवहार उसका मैंने जो भी रिटेलर हमारा है उसका जितना व्यवहार बनाया है, कंज्यूमर से किस प्रकार रिलेशन है, ये उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। ये बाजार तत्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट हर वस्तु का कंपटीशन है। ऐसी दशा में जब कोई प्रोडक्ट आता है तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो फिक्स प्राइस होते हैं, पहले से मार्केट में बने हुए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए मार्केट में आते हैं। तो ऐसी दशा में जब जो रिटेलर होता है वो उस वस्तु को भी देता है, लेकिन साथ में इस वस्तु को भी बताता है ये थोड़ा सा कम मार्जिन पे है, कम प्रॉफिट पे है, इसको भी ले जा सकते हैं और उतना ही ये भी काम करेगा। तो प्रतिस्पर्धा जो हमारी कंपटीशन है, ये भी बाजार को प्रभावित करती है। अगला है वितरण व्यवस्था। वितरण व्यवस्था, वितरण व्यवस्था क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, ये भी बाजार को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि देखते हैं कुछ सामानें खरीदते हैं, यदि वो आपको पहुंचाने तक की सुविधाएं देता है, कोई अन्य प्रकार की सुविधाएं देता है, मतलब कि किसी भी तरह से उसके यहाँ से प्रोडक्ट निकले और आपके आने की भी जरूरत नहीं है, सुविधाजनक आपके पास पहुंच जाए, तो ये बाजार को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगला है सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण भी काफी बाजार को इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल जब मार्केट पे ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्टों पर ज़्यादा रहेगा, तो उसकी सेलिंग थोड़ी सी कम होगी, लेकिन थोड़ा सा छूट रहेगी, ढील रहेगी, टैक्स के रेट कम रहेंगे, तो ऐसी दशा में वो बड़े पैमाने पर मार्केट में सेल होगा, ठीक है। दूसरा है विपणन संबंधी तत्व। विपणन संबंधी तत्व कि जब माल को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ऐसी दशा में कौन से वे तत्व हैं जो मार्केटिंग को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला है उत्पाद नियोजन। पहला क्या है, उत्पाद नियोजन। उत्पाद नियोजन का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाते समय हमने क्या प्लानिंग किया था कि इसको कैसे बनाया जाएगा, किस ढंग से बनाया गया, अब बनाया गया तो क्या हमारी योजना के अनुसार बना कि नहीं बना, ये उत्पाद नियोजन कहलाता है। दूसरा है ब्रांड की नीति। सेकंड है ब्रांड की नीति। ब्रांड की नीति के मतलब जो ब्रांड की हमारी पॉलिसी है, ठीक ना, ये भी मार्केटिंग को काफी इफेक्ट करते हैं। देखे होंगे कि किसी का सेल्समैन है, किसी भी कंपनी का, किसी दुकान पे जाता है कि सर ये आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो देखेगा, देखने में तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन पूछेगा किस कंपनी का, यदि किसी ब्रांड होगा उसका, उसकी कुछ इमेज होगी मार्केट में, तब तो सोचेगा कि हाँ ब्रांडेड कंपनी है। लेकिन यदि ब्रांड नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, उसका मार्केट थोड़ा सा डाउन होगा, लोग लेने में हिचकेंगे। अगला है संवेष्टन नीति। संवेष्टन नीति, संवेष्टन नीति क्या होती है, पैकेजिंग पॉलिसीज। ये क्या होती है, पैकेजिंग पॉलिसी भी हमारे मार्केटिंग को इफेक्ट करती है। कोई भी सामान बना रहे हैं, यदि उसकी पैकिंग अच्छे ढंग से नहीं की है तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वही भले सामान जैसा भी हो, पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जा रहा है, सेफ एंड सुरक्षित जा रहा है, तो ऐसी दशा में लोग सोचें कितना तगड़ा पैकिंग है, बहुत अच्छा पैकिंग है, बहुत अगला स्मूथ है कि नहीं,
तो पैकेजिंग भी मार्केटिंग को हमारी काफी इफेक्ट करती है। अगला है वितरण वाहिकाएं। वितरण वाहिकाएं, वितरण वाहिकाएं का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल हमारे होते हैं, अर्थात सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने वाले जो चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स भी हम काफी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। अगला है व्यक्तिगत विक्रय। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है? कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसको अपने व्यक्तिगत रिलेशन पर खुद भी बेचा जा सकता है। देखते होंगे उसे मार्केट में तो बिक रहा है, खुद भी अपना शोरूम खोल के बेच रहे हैं, तो व्यक्तिगत विक्रय का आता है। ये भी एक मार्केटिंग का जरिया है। विज्ञापन की पॉलिसी। अगला है विज्ञापन नीति। विज्ञापन नीति क्या है कि एडवर्टाइजिंग जिस हिसाब से करेंगे मार्केट में वो आपका इमेज वैसे ही बनेगा। एडवर्टाइजिंग अच्छी नहीं रहेगी तो मार्केट में एडवर्टाइजिंग करने का बहुत सारा जरिया, किस ढंग से कितना एडवर्टाइजिंग कर ले रहा है और एडवर्टाइजिंग से कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ये मार्केटिंग की पॉलिसी है। उसके एक तत्व है, फैक्टर है जो काम करते हैं आपके सामान को बिकवाने के लिए, ठीक ना। और एक और चीज है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान मार्केटिंग करने के लिए भी जरूरी है कि सबसे पहले उस मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करना कि इस मार्केट में किस चीज का डिमांड है और क्यों है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि आप वहां पे प्रोडक्ट ला रहे हैं तो मार्केट में बिकेगा। लेकिन मार्केट में उस चीज की डिमांड ही नहीं है, उसके कस्टमर्स ही नहीं है। अब गांव में कोई एजेंसी खोल ले बड़ी सी तो चलेगी? नहीं चलेगी। कोई शोरूम खोल ले चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए बड़े कस्बे शहर चाहिए था। यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें जो है, रिटेलर्स है, वही काफ़ी है, सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ की जो भी आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति वो कर ले रहा। तो ये हमारे क्या है, विपणन अनुसंधान अर्थात मार्केटिंग रिसर्च का था। तो बस इतना ही टॉपिक था आपका विपणन मिश्रण में, मार्केटिंग मिक्स में। तो ये टॉपिक नोट कर लीजिएगा और पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, याद रखे रहिएगा। यदि इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि भारत में सहकारी विपणन, मतलब कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिए हैं तो चलिए मिटाते हैं हम इसको भी मिटा देना। आप लोग के लिए इतना वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप लोग बाबू शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत तकलीफ की बात है, ठीक है ना। कम से कम आप देख रहे हैं, कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं, आपसे सब कुछ लिया जा नहीं रहा है, लेकिन कम से कम अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है भारत में सहकारी विपणन, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंक डाल लेना। फिर टॉपिक है भारत में सहकारी विपणन। सहकारी विपणन, ये ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड टॉपिक है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। सहकारी विपणन होता क्या? जो हमारा ये टॉपिक लिखा गया है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये होता क्या है? जो सहकारी विपणन है ये दो शब्द से मिलकर बना। कितने शब्द से? दो। एक है सहकारी और दूसरा है विपणन। सहकारी का मतलब होता है एक तरह से सहयोग। क्या होगा? सहयोग, साथ साथ मिलकर कार्य करना। अब विपणन का मतलब होता है वस्तु का क्रय विक्रय करना, वस्तु का क्रय और विक्रय। सहकारी का मतलब क्या होता है? सहयोग, एक दूसरे से सहयोग। और विपणन मतलब वस्तु का क्रय विक्रय करना। मतलब इसका होता है जब एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से, जब एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से
वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो क्या कहलाता है? सहकारी विपणन कहा जाता है। अर्थात सहकारी शब्द सहकारिता से लिया गया है। असहकारिता का मतलब होता है आपसी सहायतार्थ, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को सहयोग देना। ऐसे उद्देश्यों से जो वस्तु का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है या उसका क्रय विक्रय किया जाता है ताकि दूसरे को सुविधाएं प्राप्त हो सके, तो ऐसे मार्केटिंग को कोऑपरेटिव मार्केटिंग अर्थात सहकारी विपणन कहा जाता है। प्रश्न यह है कि सहकारी विपणन के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला टॉपिक पे इस पे पढ़ते हैं कि सहकारी विपणन के उद्देश्य, कि ऐसा जो सहकारी विपणन है, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, सहकारी विपणन क्यों बनाया जाता है, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला है उपज का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए। उपज का उचित मूल्य निर्धारित करना। सहकारिता जो है इसलिए बनाई जाती है, सहकारी विपणन इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारी उपज है, जो भी हमारी अनाजें हैं, जो भी हमारी वस्तुएं हैं, उसका एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उतने ही में वो प्राप्त करेगा। इसलिए सहकारी विपणन किया जाता है। देखते होंगे मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट वगैरह सामान्य होते हैं, मनचाहा रेट पर जिसको जैसे मर्जी है वैसे बेचता है। अब जिस पर प्रिंट तो आता है कोई भी लगा सकता है, कितना भी लगा सकता है, लेकिन सहकारी विपणन में ऐसा नहीं है। जो एथराइज होता है, जो उचित मूल्य होता है, वही मूल्य निर्धारित किया जाता है। दूसरा है भंडारण की सुविधा। भंडारण की सुविधा, भंडारण की सुविधा का मतलब क्या होता है कि सहकारी विपणन का एक और उद्देश्य होता है कि यदि माल एक्सेस है, ज्यादा पैमाने पर उपज हमारे पास प्राप्त हो गई है, तो उसको कुछ स्टोर किया जाए ताकि आने वाले कुछ समय में उसको निकाल कर इस्तेमाल किया जा सके या फिर उसका क्रय विक्रय किया जा सके। तीसरा है ऋण प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? ऋण प्रदान करना। सहकारी विपणन का अगला उद्देश्य होता है कि अपने सदस्यों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराना सहकारी विपणन का नेक्स्ट उद्देश्य होता है। अगला क्या होता है? मूल्यों में स्थिरता लाना। अगला क्या होता है? मूल्यों में स्थिरता लाना। मूल्यों में स्थिरता लाना। मूल्यों में स्थिरता लाने का मतलब ये होता है कि जो भी सहकारिता के द्वारा वस्तुएं उपज उत्पादित की जा रही है, बनाई जा रही है और उसका मूल्य भी निर्धारित किया जा रहा है, तो उसके मूल्य स्थिर हो। स्थिर का मतलब है फ्लेक्चुअल ना हो, अर्थात न बढ़े न घटे, एक बराबर कीमत पर रहे ताकि कोई भी कंज्यूमर से आसानी से खरीद सके। तो मूल्यों में स्थिरता लाना अगला उद्देश्य होता है। अगला है सदस्यों को कृषि आगतों की व्यवस्था करना। सदस्यों को कृषि आगतों की व्यवस्था करना मतलब कि जो भी सहकारिता में जो मेंबर्स हैं, क्योंकि सहकारिता जानते हैं मिनिमम 10 सदस्यों को मिलकर सहकारी समिति कोई बनाई जाती है। सहकारिता अधिनियम 1912 लागू होता है उस पर। तो सदस्यों की जो कृषि आगतों की जरूरत है, अर्थात जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे मेंबर्स हैं, उनकी जो भी कृषि इनपुट हमारी हो रही है, उसकी जरूरत है, तो उसकी उचित व्यवस्था करना सहकारिता का उद्देश्य होता है। प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में सहकारी संगठन, ये भी टॉपिक पहले ही है। भारत में सहकारी संगठन, ध्यान दीजिएगा। भारत में जो सहकारी संगठन है इसको 4 स्टेपों में बांटा गया। भारत में सहकारी संगठन को 4 स्टेपों में बांटा गया है। पहला है सहकारी प्राथमिक सहकारी विपणन समिति। प्राथमिक विपणन सहकारी समिति। सहकारी विपणन सहकारी समिति का मतलब कि ऐसी समितियां जो ग्राम स्तर पर स्थापित की जाती हैं, ऐसी समितियां जो ग्राम स्तर पर स्थापित की जाती हैं और वस्तुओं का श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण के लिए बनाई जाती हैं और कार्य भी करती हैं, तो ऐसे विपणन को प्राथमिक विपणन सहकारी समिति कहा जाता है। दूसरा है केंद्रीय सहकारी विपणन समिति। अगला है केंद्रीय विपणन सहकारी
सहकारी समिति। ये क्या होती है? केंद्रीय विपणन सहकारी समिति। यह ग्राम स्तर से थोड़ा सा ऊपर का लेवल की होती है, ठीक ना, लगभग ये जिले स्तर पे होती है। अर्थात ऐसी सहकारी समितियां जो जिले स्तर पर होती हैं और वस्तुओं को प्रमाणीकरण, इकट्ठा, भंडारण या संरक्षण प्रदान करती हैं, तो उसे केंद्रीय विपणन सहकारी समिति कहा जाता है। एक होता है राज्य सहकारी विपणन समिति। क्या होता है? राज्य विपणन सहकारी समिति। सहकारी समिति ये क्या होता है कि ऐसी समितियां जो स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर स्थापित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, क्योंकि ये चैनल बाई चैनल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, तो उसे राज्य सहकारी विपणन समिति कहा जाता है। और लास्ट होता है राष्ट्रीय विपणन सहकारी समिति। सहकारी समिति ये क्या होता है? जो नेशनल लेवल पर, पूरे देश स्तर पर स्थापित की जाती है, उसे राष्ट्रीय विपणन सहकारी समिति कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपके भारत में सहकारी विपणन के उद्देश्य और इसका संगठन का स्ट्रक्चर 4 है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है कि सहकारी विपणन के फायदे क्या? सहकारी विपणन के लाभ। जो हमारे सहकारी विपणन है, इसके लाभ क्या, फायदे क्या? तो ध्यान दीजिएगा, जो सहकारी विपणन है खास तौर से उनका उद्देश्य यही होता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, इन्हें सहायता प्रदान करना, या जो भी उपज वगैरह है उनसे सहायता प्रदान करना। थोड़ा इंक भी डालते रहें, ठीक ना। अब ऐसे कार्यों को करने से सहकारी विपणन को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, अनेकों लाभ प्राप्त हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से वो लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा इंक पड़ जाए, फटाफट बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ, तो इंक पड़ गया। आइए, सबसे पहला लाभ है उचित नाप तौल की व्यवस्था। फर्स्ट इसका लाभ है उचित नाप तौल की व्यवस्था। उचित नाप तौल की व्यवस्था सहकारी विपणन स्थापित होने से पहला फायदा होता है कि जो हमारा बाट माप तौल है वो एकदम एग्जैक्ट रहता है, सही रहता है, उसमें धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। बाकी जगह तो हो भी सकता है, लेकिन सहकारी विपणन में ऐसा नहीं होता। सही सामान सही व्यक्ति को सही वजन में मिलता है। दूसरा फायदा है अच्छी किस्म। अच्छी किस्म, अच्छी किस्म का मतलब होता है कि सहकारी विपणन में जो भी वस्तुएं बेची जाती हैं, जिनका भी क्रय विक्रय होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, अगला है संग्रह की सुविधा। संग्रह की सुविधा, संग्रह की सुविधा का मतलब है कि यहाँ पे वस्तुओं का कलेक्शन जो किया जाता है अच्छे ढंग से किया जाता है, तो कलेक्शन की सुविधा रहती है। क्योंकि सहकारी विपणन में जितने भी अनाज वगैरह होती है सब इकट्ठा होता है, वहाँ पर भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, जितनी आवश्यकता है उसका क्रय विक्रय किया जाता है, बाकी को होल्ड करके रखा जाता है ताकि फिर आगे आने वाले समय में उसको आसानी से क्रय विक्रय किया जा सके। अगला क्या है, सहकारी विपणन से एक और सबसे बड़ी फायदा होता है कि मध्यस्थों का अंत होता है। मध्यस्थों का अंत मतलब जो सामान कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरता था, जो बीच बीच में चैनल बने हैं, मीडिएटर मध्यस्थ होते हैं, वो सब समाप्त करके डायरेक्ट मध्यस्थों का अंत हो जाता है और सरकारी विपणन ही सारा काम करता है। अगला है कि यह जो सहकारी विपणन है यह ऋण की भी सुविधा देते हैं। ऋण की सुविधा, ऋण की सुविधा का मतलब है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो उधार भी सामान भी दे सकते हैं, या ऐसे भी है कि आपको यदि धन की भी आवश्यकता है तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं वो ऋण की भी सुविधा सस्ते दरों पर प्रदान करती है। अगला है
वर्गीकरण की व्यवस्था, वर्गीकरण की व्यवस्था, वर्गीकरण की व्यवस्था का मतलब है कि जो यहाँ पे सामानें आती हैं उसका डिवाइडेशन किया जाता है, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी, क्वालिटी सी, या डिफरेंट टाइप की वस्तुओं को अलग अलग पार्ट में करके रखा जाता है, सबको एक में मिलाकर नहीं रखा जाता है। अर्थात जिस क्वालिटी की वस्तु चाहिए, जैसे चाहिए, जिस प्रकार चाहिए, आपको यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त अनाधिकृत कटौतियों से मुक्ति, अनाधिकृत कटौतियों से मुक्ति, कटौतियों से मुक्ति। अनाधिकृत कटौतियों से मुक्ति का मतलब होता है जो अनावश्यक कटौतियां की जाती हैं वो यहाँ पे नहीं होता। सीधे बोरा में पैक और तोल दिए, 50 किलो, 100 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जो भी है वो फिक्स आपको मिलेगा। ठीक ना। तो यही सब इसके कुछ फायदे हैं। अब प्रश्न ये भी है कि इसके जहाँ कुछ चीज के फायदे होते हैं वहां कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। तो सहकारी विपणन की कमियां क्या, इसको यहाँ बता दे रहे हैं। सहकारी विपणन की कमियां, विपणन की कमियां। सहकारी विपणन की मुख्य कमी कौन कौन सी है? ज्यादा कमी नहीं है, कुछ ही कमी है। पहला है कि सहकारी विपणन में उचित प्रतिफल नहीं मिलता, माने जो उसमें लोग काम करते हैं सही पारिश्रमिक नहीं मिलता। उचित प्रतिफल का अभाव, प्रतिफल का अभाव। सहकारी विपणन में सही पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होता है जो उसमें वर्कर काम करते हैं, क्योंकि बहुत उनकी पारिश्रमिक की दर मिनिमम निर्धारित की जाती है। अगला है इनका जो प्रबंध व्यय है, प्रबंध व्यय सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम है इतना सस्ता नहीं होता जितना कि आप सोचते हैं। और लास्ट है इसमें कि जो सहकारी विपणन जो है मध्यस्थों का यदि अंत ये कर देता है तो ये एकमात्र साधन नहीं है, अर्थात मध्यस्थ का अंत एकमात्र साधन नहीं है, एकमात्र साधन नहीं है। देखे होंगे जब मध्यस्थों का अंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिखे मध्यस्थों का, यह सहकारी विपणन का एक मतलब बहुत अच्छा जरिया या साधन नहीं है। क्यों कि मध्यस्थ होने से एक और, जहाँ एक और फायदा है तो एक और नुकसान। फायदा क्या है कि ऐसे मध्यस्थ होने से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जब उनको बाहर कर देंगे तो भाई अच्छा नहीं है, बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि सहकारी विपणन सारा काम करेगा। तो ये कोई सही रास्ता नहीं है। तो कमियां ज्यादा नहीं दी गई हैं, बस इतना ही दिया गया। अब प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में सहकारी विपणन की धीमी प्रगति के क्या कारण है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, वो बता दे रहा हूं। देखिए, तो टॉपिक हमारा है कि भारत में सहकारी विपणन की धीमी प्रगति के कारण, भारत में सहकारी विपणन की धीमी प्रगति के कारण। क्योंकि ये जो भारत में सहकारी विपणन पढ़ रहे हैं, अब प्रश्न में भारत के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, कि भारत में जो सहकारी विपणन है ये आजकल धीमा क्यों है। यदि ये फायदेमंद हमारे लिए है तो इसका प्रोग्रेस आज क्यों रुका हुआ है, क्यों स्लो गति से चल रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट कारण दिया गया है कि सदस्यों, जो इसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, इनमें ईमानदारी का अभाव पाया जाता है। पहला कमी क्या है, सदस्यों में ईमानदारी का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। कि इसके जो सदस्य होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें से कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं होते। क्योंकि जो सहकारिता हमारी है, कोऑपरेटिव है, सहकारी समितियां हैं, वो विश्वास के ऊपर चलती हैं, ठीक ना, ईमानदारी पूर्वक चलती है। यदि ईमानदारी नहीं रहेगा तो कोई भी संस्था नहीं चल पाएगा, चाहे वो सहकारी समिति हो चाहे कोई और व्यवसाय हो। तो इनके सदस्य ईमानदार नहीं होते हैं, इस वजह से, ठीक ना, धीमी प्रगति है।
दूसरा इसका काम है, पदाधिकारी जो इसके होते हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अर्थात पदाधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने के कारण कि जो इसके बड़े पदाधिकारी हैं वो अपने पद का कभी कभी दुरुपयोग भी करते हैं, पावर दिखाते हैं या अपने हित के बारे में सोचते हैं। इसके कारण भी भारत में सहकारी समिति धीमी प्रगति से। अगला है पदाधिकारियों में उचित योग्यता का अभाव। पदाधिकारियों में उचित योग्यता का अभाव कि इसके जो पदाधिकारी होते हैं बहुत वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो ये उनमें अभाव पाया जाता है। इसके वजह से भी ये थोड़ा सा धीमी गति से है, क्योंकि ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, ज़्यादा योग्य होगा तो ज़्यादा आगे के बारे में सोचेगा, प्रोग्रेस के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। अगला इसका कमी है कि गोदाम की सुविधाओं का अभाव। अगला है उचित गोदाम की सुविधाओं का अभाव कि देश में सहकारी विपणन करने के लिए सही मात्रा में उचित गोदाम नहीं है, जो है भी तो बड़ी जर्जर अवस्था में है, तो इसके कारण भी ये सहकारी विपणन धीमी प्रगति। अगला है धन का अभाव होना। भारत में जो सहकारी विपणन है, मार्केटिंग सोसाइटियां हैं, ठीक ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनमें धन का पर्याप्त अभाव पाया जाता है। सरकार के द्वारा या सदस्यों के द्वारा कोई फंडिंग नहीं की जाती है, इसलिए धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चलेगी? देखते होंगे कि इस समय काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बंद हो गई हैं, या चल भी रही हैं तो बहुत स्लो गति से चल रही हैं। अगला है बाजार की सूचनाओं का अभाव होना। बाजार की सूचनाओं का अभाव होना। इन्हें पूर्ण रूप से मार्केट की सूचना की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए ताकि मार्केट की भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, इस वजह से भी धीमी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कमियां हैं। और भी चीज है, व्यापारियों द्वारा तीव्र प्रतिस्पर्धा का होना। व्यापारियों द्वारा तीव्र प्रतिस्पर्धा का होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मार्केट में इतना कंपटीशन है बिजनेस के द्वारा कि वो किसी भी दाम पर सामान को, प्रोडक्ट को बेचना है, बस बेचना है तो बेचना, मिनिमम से मिनिमम मार्जिन है। इस वजह से भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वस्तुओं का प्रमाणीकरण और श्रेणीयन होता है, इसका भी यहाँ पे अभाव पाया जाता है। वस्तुओं के प्रमाणीकरण व श्रेणीयन का अभाव। वस्तुओं के प्रमाणीकरण व श्रेणीयन का भी अभाव पाया जाता है कि उनको प्रमाणित करना, डिवाइडेशन करना, पार्टीशन करना या उसका क्लासिफिकेशन करना, इसका भी अभाव पाया जाता है। और लास्ट है सरकार द्वारा सहायता कम मिलना। लास्ट है सरकार द्वारा सहायता कम मिलना। देखते होंगे कि सहकारी समिति के संदर्भ में सरकार भी बड़ा शिथिल रहती है, धीमी रहती है। तो जब धीमी रहेगी तो भाई स्वाभाविक है धीमा चलेगा। तो ये था भारत में सहकारी विपणन की धीमी प्रगति के कारण। इसमें प्रश्न एक और भी आता है कि भारत में सहकारी विपणन की उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो मान लीजिए यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो कमियों को दूर करने की कुछ उपाय भी तो बताए गए हैं। जल्दी खत्म हो जा रहा है, थोड़ा डाल ले एक बार। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, सब ये समझिए कि हेडिंग है, पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स याद रहेंगे आपको तो कोई भी क्वेश्चन इस पर लिख सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया
कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारत में सहकारी विपणन क्या है, ठीक ना। सहकारी विपणन के उद्देश्य क्या है, सहकारी भारत में सहकारी विपणन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, बताएंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सहकारी विपणन के धीमी प्रगति के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से भारत में सहकारी विपणन धीमी है। और ये भी लास्ट में अभी जो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सहकारी विपणन की धीमी प्रगति को जो है उसकी उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए हैं, तो आइए इसको बता रहे हैं। तो सहकारी विपणन की उन्नति के सुझाव, सहकारी विपणन की उन्नति के सुझाव, ठीक ना। मतलब जो जो यहाँ पे कमियां दी गई हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय ढूंढे गए हैं। तो सबसे पहले है अनिवार्य सहकारी विपणन की आवश्यकता। पहला है अनिवार्य सहकारी विपणन की आवश्यकता, विपणन की आवश्यकता मतलब कि भारत में सहकारी विपणन एकदम कंपल्सरी कर दिया जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एकदम होनी ही होनी चाहिए। यदि रहेगा तो कार्य जरूर करेगा, जब रहेगा ही नहीं तो काम कहां से करेगा। दूसरा है सहकारी विपणन के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। सहकारी विपणन के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। मतलब कि जो पहले आज से 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें कुछ संशोधन किया जाए। आज की आधुनिक तौर तरीके के अनुसार सहकारी विपणन की स्थापना की जाए ताकि आज के डिमांड के अनुसार उसमें वस्तुओं को आसानी से खरीदा बेचा जा सके। अगला है गोदाम बनाने की आवश्यकता। गोदाम बनाने की आवश्यकता मतलब कि जो जहां पर सहकारी विपणन में गोदामों की उचित सुविधाओं का अभाव है और यदि है भी तो बहुत स्थिति जर्जर है, तो ऐसा किया जाए कि सहकारी विपणन को बनाया ही जाए, माने कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा बनाई जाए, लेकिन उसमें गोदाम की उचित व्यवस्था की जाए। कुछ नए गोदामों को भी बनाया जाए, जो पुराने जर्जर गोदामें हैं उनको साफ सुथरा करके मतलब मेंटेनेंस उसका किया जाए, ठीक ना, ताकि जो भी प्रोडक्ट उसमें रख रहे हैं सुरक्षित रहे। अगला है सस्ती दर क्या है, सस्ती दर पर वित्त की व्यवस्था की जाए। सस्ती दर पर वित्त की व्यवस्था की जाए, वित्त की व्यवस्था की जाए। मतलब यदि सहकारी जो विपणन है उनके पास पैसा नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो सस्ते दर पर उनको वित्त की सुविधा प्रदान की जाए ताकि वह आसानी से पैसा ले सके और उनको पेड भी कर सके और अपना काम भी कर सके। अगला है प्रचार की आवश्यकता। प्रचार की आवश्यकता जैसे पुराने जमाने में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी थी तो उसके एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के बदलते परिवेश में, माहौल में, इस प्रतियोगिता के युग में एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा माध्यम है और आवश्यकता भी है। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने चीज के बारे में, अपने बारे में किसी दूसरे को नहीं समझाएंगे तो अगला क्या जानेगा, और जानेगा भी तो जानते जानते बहुत समय लग जाएगा। तो प्रचार की भी आवश्यकता है ताकि बताए कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नया खुल गया है, कस्टमर आए यहीं से माल उचित मूल्य पर माल खरीद। अगला है कुशल व अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता। कुशल व अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें हम क्या करें कि योग्य, क्वालिफाइड, कुशल व्यक्ति जो हों उन्हीं को कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि योग्य रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, अनुभवी रहेंगे, जानकारी रहेगी उनके पास, तो अच्छे तरह से वो काम कर सकते हैं। और मान लीजिए पुराने ढर्रे पे जैसे चल रहे हैं तो वैसे यदि रहेंगे तो मान लीजिए वैसे ही चलेगा, तो उसमें कुछ परिवर्तन नए जमाने के हिसाब से किया जाए। सरकारी सहायता प्रदान की जाए। अगला है
सरकारी सहायता प्रदान की मैंने सरकार के द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं उसे प्रदान की है, वो अपने संरक्षण में रखे, देखे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या ना जो भी सरकार के द्वारा जो सुविधा है दे सकती है वो किया जाए। सीधे खरीद की आवश्यकता, अगला है सीधे खरीद की आवश्यकता। सीधे खरीद की आवश्यकता का मतलब है यहाँ पे जो भी माल है कोई भी कस्टमर आसानी से खरीद सके, सीधे खरीदे, यहाँ तक कि हमें बेचना भी है तो आसानी से जाकर वहां पर बेच सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके अलावा और भी है सब, लेकिन फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह 2 टॉपिक आपको पढ़ा है। सबसे पहले क्या था, विपणन मिश्रण क्या है, और दूसरा क्या है, भारत में सहकारी विपणन। ये दोनों ही लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो देखिएगा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर देंगे, ऑल पे सेट कर देंगे, और इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट याद रखे रहिएगा कि क्या इसकी कमियां हैं, क्या प्रगति के कारण है, क्या मेरे डिमेरिट्स है, तो आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतने तो समझदार ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए वीडियो। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए